गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए प्रथम वर्ष में इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा पेपर फर्स्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास। हम गुप्त वंश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पहले वाले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, इसके सिक्के और ये मेहरौली स्तंभ लेख है जो अभी भी, इस पर अभी तक जंग नहीं पड़ा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो कार्य समय है 375 से 412, ठीक है, ईस्वी। 375 से और 412 ईस्वी। और इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी और कुबेर नागा। इनकी संतान कुमारगुप्त प्रथम, प्रभावती और गोविंद गुप्त थी। पिता का नाम हमें पता है समुद्रगुप्त और माता का नाम था दत्त देवी। ये विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे और इन्होंने विक्रम संवत की प्रारंभ किया था, विक्रम संवत प्रारंभ किया था। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने आपके इसमें डाल रखे हैं, ये आप इसमें से देख लीजिएगा कि विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। इनके दरबार में कालिदास, वरामीर, धन्वंतरी प्रमुख थे। चीनी यात्री फाहियान इसके समय में भारत में आया था और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य का शासनकाल था, इसको गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उसका उच्च स्थान है। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त से जो प्राप्त राज्य था उसको सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु उसका विस्तार भी किया। उसने राजनीतिक और सामाजिक या सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके स्रोत है, एक तो अभिलेख है जिनमें मथुरा स्तंभ लेख, शिलालेख, उदयगिरी के 2 अभिलेख, गढ़वा लेख और सांची लेख प्रमुख है। और विभिन्न मुद्राओं की, चंद्रगुप्त की जो विभिन्न मुद्राएं हैं उससे भी हमें उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, उसकी वृत्तांत से हमें भी उस शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही भारत की यात्रा की थी। रामगुप्त का जो शासनकाल था वो अल्पकालिक रहा, क्योंकि अपने भाई रामगुप्त का वध करके चंद्रगुप्त जो है द्वितीय गद्दी पर आरूढ़ हुआ था। और ये अभिलेख, उसने मथुरा स्तंभ लेख से हमें स्पष्ट होता है कि उसकी जो शासन की प्रथम तिथि थी 380 ज्ञात होती है। और ये अभिलेख उसने अपने शासन के 5वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। और इसके अलावा उसने क्या क्या नाम रखे थे, उसको देवराज भी कहा गया है। देवराज किस में कहा गया है? सांची अभिलेख में। सांची अभिलेख में, ये आपके कई बार नेट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सांची किस अभिलेख में उसको देवराज कहा गया है चंद्रगुप्त को। तो सांची अभिलेख में देवराज कहा गया है। वाकाटक नरेश प्रवर सिंह द्वितीय के अभिलेखों में उसको देवगुप्त कहा गया है। कुछ सिक्कों पर उसे देवश्री कहा गया है। इसके अतिरिक्त विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, सिंह चंद्र, सिंह विक्रम, विक्रम सिंह, परम भागवत, अजित विक्रम, अप्रतिरथ आदि उपाधियां ग्रहण की थी। अच्छा, जब ये गद्दी पर बैठा था उस समय उसको अनेक जटिल समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भारत में एक सार्वभौमिक साम्राज्य स्थापित तो किया था, लेकिन कई कमजोरियां उसमें रह गई थी। समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों और गणराज्यों को अधीन करके छोड़ दिया था, परंतु ये भी अब क्या है, स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्नशील हो रहे थे। तो यद्यपि विदेशी शकों और कुषाणों ने समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति से भयभीत होकर मैत्री स्वीकार कर ली थी, परंतु वे भारत पर प्रहार करने के अवसर की तलाश में थे। रामगुप्त के शासनकाल में शकों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। तो चंद्रगुप्त के सामने जो सबसे मुख्य समस्या थी वह थी, एक तो शकों और कुषाणों के प्रभाव को नष्ट करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उसको अपने साम्राज्य को दृढ़ता में से स्थापित करना था और सीमा प्रांतों एवं गणराज्यों को पूर्ण रूप से अपने वश में करना था।
अब इसके लिए क्या करा उसने, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ था। अब उसने युद्धों और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया। अपनी नीति कुशलता को का परिचय देते हुए उसने नागवंशीय कुबेर नागा से विवाह किया। पूना तामपत्र से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की जो कन्या है कुबेर नागा, उससे विवाह किया। प्रभावती गुप्ता इसी की पुत्री थी, कुबेर नागा की। नागवंश तात्कालिक भारत का एक शक्तिशाली वंश था और इससे विवाह हो जाने पर नागवंश और गुप्त वंश में मैत्री हो गई। वाकाटकों के साथ विवाह संबंध, चंद्रगुप्त ने नागवंश की भांति वाकाटक वंश से भी विवाह संबंध स्थापित किया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया और एक शक्तिशाली राजवंश को अपना हितैषी बना लिया। ठीक है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण जो वाकाटक नरेश की जो भौगोलिक स्थिति थी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण वह सौराष्ट्र और गुजरात के शासक शक राजाओं पर उत्तर से आक्रमण करने वाले राजा के लिए सहायता या बाधा पहुंचा सकता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बुद्धिमत्ता से सावधानी के रूप में अपनी पुत्री वाकाटक नरेश को दे दी और इस प्रकार उससे उसकी मैत्री प्राप्त कर ली। और जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी तब प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य का संचालन किया और इसमें अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से मदद ली। तो एक प्रकार से उसका ही प्रभाव रहा। कदम्बों के साथ विवाह संबंध, इस समय कुंतल राज्य पर कदम वंश का शासन था। तालगुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि कदम नरेश काकत्स्य वर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजवंश में किया था। यह विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्र के साथ किया गया। ये सभी वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि के साथ महत्वपूर्ण थे और गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने वाले थे। तो ये थे उसके वैवाहिक संबंध। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के ऊपर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता समुद्रगुप्त की भांति पराक्रमी योद्धा और महान विजेता था। उसने अपने समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। सबसे पहले उसने तो गणराज्यों का विनाश किया। पश्चिम उत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच में मद्रगण से लेकर खपरिक गण तक छोटे छोटे गणराज्य विद्यमान थे। ये गणराज्य स्वतंत्रता प्रेमी थे, परंतु वे सैनिक दृष्टि से दुर्बल थे और किसी भी विदेशी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ थे। अतः सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उदयगिरी में मिले उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मध्य भारत की ओर दिग्विजय करने के लिए गया था और इस अभियान के पश्चात भारत के इतिहास में गणतंत्रों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो गणतंत्र का उन्मूलन करने के कारण इसे गणारी भी कहा जाता है। गणारी। शकों पर विजय, चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी वह है शकों पर विजय। इस समय गुजरात, सौराष्ट्र, पश्चिम मालवा पर शकों का आधिपत्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों की शक्ति का उन्मूलन करके पश्चिम भारत को विदेशियों की दासता से मुक्त कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अतः उसने शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए विशाल सेना का निर्माण किया और पूरी तैयारी के बाद आक्रमण किया। शकों के जो विरुद्ध चंद्रगुप्त का केंद्र था वो था मालवा। सांची और उदयगिरी के अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के अभियानों का जो केंद्र था वह मालवा है। उदयगिरी अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने जो अपने युद्ध मंत्री वीर सिंह को पृथ्वी को जीतने के लिए निकले हुए अपने सम्राट को उस प्रदेश में आया था। युद्ध में शक जो नरेश था, रुद्र सिंह तृतीय, उसकी हार हुई और सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मालवा पर चंद्रगुप्त द्वितीय का आधिपत्य हो गया। इस विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर अपनी चांदी की मुद्राएं चलाई। इसके अतिरिक्त तो उसने सिंह शैली की मुद्राएं भी प्रचलित की, जिसमें वह सिंह को शिकार करते हुए दिखाया गया है।
इन मुद्राओं में उसको सिंह विक्रम की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो ये मुद्राएं क्या बताती है? शकों पर विजय का की साक्षी है। अच्छा, इन मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने विक्रमादित्य, विक्रम, विक्रमांक आदि उपाधि धारण की। शकों के पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप उसे शकारी की उपाधि भी दी गई, या शकारी की उपाधि उसने धारण की। ठीक है, गणारी गणराज्य पर करा और शकों पर करने से शकारी की उपाधि प्राप्त हुई। पूर्वी बंगाल पर विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक अन्य महत्वपूर्ण विजय बंग प्रदेश मतलब पूर्वी बंगाल पर विजय थी। महरौली लोह स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्र नामक एक राजा ने बंग प्रदेश में अपने विरुद्ध संगठित राजाओं के एक संघ को परास्त करके बंग प्रदेश को जीत लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने पूर्वी बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अब पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य करा। महरौली के जो लोह स्तंभ लेख है उससे ही ज्ञात होता है कि राजा चंद्र ने सिंधु और उसकी 7 नदियों को पार करके वाइकों को पराजित किया। पश्चिम उत्तर भारत में कुषाणों के वंशज शासन कर रहे थे। तो संभवतः जिन कुषाणों ने समुद्रगुप्त की प्रभुता को स्वीकार किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया हो और उन्हें फिर दबाने की आवश्यकता पड़ी हो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन भी अभियान किया। ठीक है, तो ये था पश्चिम उत्तर भारत पर आधिपत्य। अब दक्षिणापथ पर आधिपत्य। महरौली स्तंभ लेख में लिखा है कि चंद्र समीर से आज भी दक्षिणी समुद्र सुगंधित है। क्या कहना चाह रहे हैं ये? कि ये जान पड़ता है कि संभवतः रामगुप्त के शासनकाल में दक्षिण जो भारत के राजाओं ने गुप्त साम्राज्य के आधिपत्य से निकालने का प्रयत्न किया और चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और प्रताप से फिर वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो ये दक्षिण पर अधिकार हो गया। तो इस प्रकार उसका साम्राज्य विस्तार पश्चिम सीमा कम से कम पंजाब तक थी, मध्य देश उसके साम्राज्य में था, पूर्व में उसका साम्राज्य बंगाल तक था, डबाक और कामरूप के प्रदेश भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे, बिहार पर उसका आधिपत्य था, दक्षिण पश्चिम में सिंधु, डेल्टा, गुजरात, काठियावाड़ पर उसका अधिकार था, उत्तर में उसका साम्राज्य कश्मीर में दक्षिण सीमा को छूता था। तो ये था उसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य। इसके पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। वाराणसी के समीप नगरवा नामक ग्राम में एक पत्थर पर बना हुआ एक अश्व प्राप्त हुआ है जिस पर चंद्रगु लिखा हुआ है, जो ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है और इसने एक अश्वमेध किया है और ये अश्व उसी अश्वमेध का है। तो ये तो था हमारा आज का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में चर्चा। अच्छा, इसके दरबार में नवरत्न थे, उन नवरत्नों के इसमें मैंने नाम दिए हैं: कालिदास, धनवंती, शर्पणकक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकपर और वारामेर। ये है 9 जने जो थे उसके दरबार के नवरत्न थे। तो आज का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में चर्चा करी थी। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।